अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जब आप किसी भी बिजनेस के अंदर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जिस तरह किसी भी और डिसीजन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। और आप ये देखोगे कि क्या ये जो प्रोजेक्ट जिसको आप करने जा रहे हो ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और अगर ये बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, नहीं होगा तो आप रिजेक्ट कर लोगे। ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यानी आप इन्वेस्टमेंट को चेक कर रहे हो, अप्रेज कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि आप ये घर परचेज करना चाहते हो। आप ये घर परचेज करना चाहते हो और इस घर को आप 1 साल के बाद बेचना चाहते हो। और 1 साल तक, लेट्स से टू कीप इट सिंपल, आपको इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब आप इसको बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको 1 साल के बाद इस घर को बेचकर लेट्स से $11,000 मिलेंगे। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, चूंकि ये आपको पैसे मिलेंगे तो इसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो। ये हमारा कैश इनफ्लो है जो हमें $11,000 मिलेंगे 1 साल के बाद। अब जाहिर है, अगर आपको इसको 1 साल के बाद इसको बेचने पे $11,000 मिलेंगे, तो क्या हम इस घर को $11,000 से ज्यादा में खरीदेंगे आज? नहीं। ठीक है। और अगर हम कुछ कमाना चाहते हैं तो हम इवन $11,000 में भी नहीं खरीदेंगे। ऐसा ही ना, कि अगर हमें कुछ कमाना है तो हम $11,000 में भी नहीं खरीदेंगे, हम उससे 11,000 से भी कम में खरीदेंगे। अच्छा, अब कितना कम में खरीदेंगे ये डिपेंड करता है हम कितना परसेंट कमाना चाहते हैं। अच्छा, लेट्स से हमें लगता है कि जितने भी पैसे हम इस घर के लिए लेंगे वो हम बैंक से लेंगे। लेट्स से सपोज करें हम बैंक से वो पैसे लेंगे, और बैंक ने हमें बताया है कि बैंक को कम से कम इंटरेस्ट जो है वो कम से कम क्या इंटरेस्ट चाहिए 10%। तो जितने भी पैसे हम बैंक से लेंगे इस घर के लिए, बैंक उससे हम उसके अगेंस्ट हमसे 10% चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने में भी हम ये घर खरीदें, जिस दिन हमें $11,000 का लोन भी वापस कर सकें और उसके ऊपर जो 10% रिटर्न है या इंटरेस्ट है जो देना है आगे, वो भी हम कवर कर सकें। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हम ये घर जितने में भी खरीदें $X, जब उस X के अंदर हम X का 10% ऐड करें, यानी X यानी जितने में हमने ये घर खरीदना है और उसका 10%, ये जब हम मिला लें तो ये दोनों अमाउंट मिलाकर कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए? $11,000। तो ये दोनों चीजें मिलाकर $11,000 होनी चाहिए, तो जाके मैं $11,000 में से प्रिंसिपल भी वापस कर सकूंगा
और उस प्रिंसिपल का 10% इंटरेस्ट भी वापस कर सकूंगा। ये इक्वेशन जो अभी मैंने लिखी है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां तक समझ में आ गई? ये बात मैं सही कर रहा हूं? आपको समझ में आ रही है ये बात? डज दिस मेक सेंस? जी, दोबारा समझा देता हूँ ईशा। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये घर मैं जितने में भी खरीदूँ, मुझे पता है मैं जितने भी मैं ये घर खरीदूंगा, जब मैं बैंक से वो पैसे लूंगा तो बैंक 1 साल के बाद वो पैसे भी वापस लेगा और उसका 10% भी वापस लेगा। और मुझे पता है कि मेरा ये घर 1 साल के बाद $11,000 में बिकेगा, तो मेरे पास जेब में $11,000 होंगे 1 साल के बाद जब ये घर बेचूंगा। तो मुझे ये इंश्योर करना है कि मैं ये घर मैक्सिमम इतने में खरीदूं कि जब मैं घर के पैसे जितने नहीं, जितने में मैं इसको खरीद रहा हूँ वो, और उसके ऊपर जो हम 10% इंटरेस्ट देंगे वो मिलाकर $11,000 के बराबर हो, तो मैं कर सकूं बैंक को और उसका इंटरेस्ट भी वापस कर सकूं। ठीक है, समझ में आती है बात अब? क्योंकि मुझे तो पता है ना मेरा घर $11,000 में बिकेगा, तो मुझे प्रिंसिपल भी उस 11,000 में से वापस करना है और उसका इंटरेस्ट भी उसी 11,000 में से माइनस करना है। ठीक है, तो यहां से जरा मुझे आप के बताएं कि एक्स कितना। जी, अगर अगर मैं एक्स वैल्यू पे इसको खरीदूंगा तो मेरा मेरा मेरे बिजनेस को कुछ नहीं बचेगा, बस सिर्फ इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैं दे सकूंगा। आंसर क्या आ रहा है? ये होगा 1x और ये होगा 1.1, 1.1 हो जाएगा, 1.1 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर प्लस। हमें ये बता रहा है कि हमें ये घर मैक्सिमम $10,000 में खरीदना चाहिए, इससे ज्यादा में नहीं खरीदना चाहिए। अब उसकी लॉजिकल भी देखें, मैथमेटिकल तो हमने देख ली। सपोज करें मैं ये घर अब $10,000 में खरीद रहा हूँ, तो मैंने बैंक से $10,000 लेने उधार, मैंने 10,000 बैंक से उधार ले लिए और मैंने ये घर खरीद लिया। जब 1 साल गुजर जाएगा तो बैंक मुझसे 10,000 भी मांगेगा और उसका 10% भी मांगेगा, और उसका 10% कितना बनता है? 10,000 का 10% कितना बनेगा? 1,000। तो 10,000 भी मांगेगा और 1,000 भी मांगेगा, तो टोटल बैंक कितना मांगेगा मुझसे? $11,000। और मैं जब घर बेचूंगा तो मेरे पास आएंगे कितने? 11,000। तो वो बैंक के पास चले जाएंगे। तो ना कंपनी को फायदा हुआ होगा ना कंपनी को नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो अब इस शख्स के या जो भी ये घर खरीद रहा है उसके जहन में इस घर की एक मैक्सिमम वैल्यू, तो इस शख्स के जहन $10,000, अब उसको पता चल गया दैट्स द मैक्सिमम दैट दिस पर्सन शुड बी विलिंग टू पे फॉर दिस बिजनेस या दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, अब अब ये आएगा इस शख्स के पास जो ये घर बेच रहा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताइएगा। इस शख्स ने तो तय कर लिया है कि इसको 10,000 से ज्यादा में इसको नहीं खरीदना चाहिए, इसको $10,000 से ज्यादा में ये घर नहीं खरीदना चाहिए। ये बात तो तय हो चुकी है, अपने जहन में वो ये बात बना चुका है कि उसको ये घर 10,000 से ज्यादा में नहीं खरीदना चाहिए। अब वो जब इस घर के मालिक से पूछेगा कि भाई घर कितने का है, तो उसको जवाब मिलेगा कि घर कितने का है। तो मैं अब आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। घर के मालिक ने ये कहा कि भाई मैं तुम्हें ये घर $10,800 में बेचूंगा। तो ये बताइए कि आप इस बंदे को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उसको ये घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि घर का मालिक उससे इसके घर की वैल्यू से कितने ज्यादा मांग रहा है?
$800 ज्यादा मांगे जा रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इस घर को उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके रिटर्न के हिसाब से, यानी उसने जितना आगे रिटर्न देना है, अगर उसको उतना रिटर्न कमाना है तो ये घर 10,000 में उसको खरीदना चाहिए। लेकिन अगला 10,800 में ये घर बेच रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ये बंदा, ये इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई, अगर वो 10,800 में ये घर खरीदेगा, सो ही शुड रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो आपने $10,000 निकाला था यहाँ पर, जिसने आपको ये बताया था द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू जो उसने आपको बताई थी कि ये घर इतने से ज्यादा में नहीं होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला एज वेल, P इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर माइनस n। मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने ये फॉर्मूला भी डिराइव करवाया हुआ है, वो देख लीजिएगा। सो और आपने F2 में भी ये पढ़ा होगा या MA2 में भी पढ़ा होगा। सो P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू और S स्टैंड्स फॉर दैट कैश इनफ्लो जो भी आपको मिल रहा है, R इज द रेट ऑफ रिटर्न या जो भी आप आगे इन्वेस्टर्स को देना चाह रहे हो, और ये नंबर ऑफ ईयर्स। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं 11,000 S की जगह, क्योंकि मुझे 11,000 मिल रहे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि इस 11,000 के लिए मुझे अगर 10% रिटर्न चाहिए हो तो कितना अर्न करना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो -1। तो जरा सॉल्व करके बताएं मुझे। 1.1 रेज टू द पावर -1 इंटू 11,000, तो ये मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता देगा इस कैश इनफ्लो की $11,000 की। सेम आंसर आ रहा है $10,000 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो बेसिकली ये P आपको किसी भी कैश इनफ्लो की वो वैल्यू बताता है जो आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न चाहिए। सो अगर आपको 10% रिटर्न चाहिए तो ये आपको बता रहा है कि 10% रिटर्न कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए मैक्सिमम। सो प्रेजेंट वैल्यू एज अ टर्म तो आप बोलते रहें, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कैश इनफ्लो, अगर हमें एक सर्टेन रिटर्न चाहिए तो $10,000 इन्वेस्ट करने चाहिए। तो ये $10,000 बेसिकली $11,000 की प्रेजेंट वैल्यू है, राइट? ये $11,000 की प्रेजेंट वैल्यू है, ये $11,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये मुझे जरा कोई बताएगा कि $11,000 हमारा कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? $11,000 हमारा कैश इनफ्लो था या कैश आउटफ्लो था? कैश इनफ्लो था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये पैसे मिलते उसको 1 साल के बाद। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है कैश इनफ्लो की। तो इस 10,000 को हम प्यार से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी बोल सकते हैं। सो टर्मिनोलॉजी में नहीं जाइएगा, टर्मिनोलॉजी सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमें क्या बताता है? द मैक्सिमम वी शुड बी इन्वेस्टिंग फॉर अ गिवन कैश फ्लो। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो गया। अच्छा, जो घर है वो जो बेच रहा है वो आपसे कितने डॉलर्स मांग रहा है? वो आपसे कितने मांग रहा है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देने कितने पड़ेंगे? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देने कितने पड़ेंगे? 10,800। ये कैश आउटफ्लो है या इनफ्लो है? ये कैश आउटफ्लो है। और ये कब देना है, आज या 1 साल के बाद? या आज देना है। इसका मतलब ये खुद प्रेजेंट वैल्यू है। सो ये कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, और ये है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। यानी ये आपको बता रहा है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये आपको बता रहा है कि आपसे कितना आज मांगा जा रहा है।
और ये दो प्रेजेंट वैल्यूज का डिफरेंस है। ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी प्रेजेंट वैल्यू है। ये वो प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये वो वैल्यू है जो आपसे मांगी जा रही है, और इन दोनों की नेटिंग करते हैं तो ये प्यार से इसको आप कहोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तभी नेट प्रेजेंट वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं भाई नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अगला उससे ज्यादा मांग रहा है, तो हम अपना रिटर्न कवर नहीं कर पाएंगे जो कम से कम हमें चाहिए होता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा इसको इसी तरीके से ट्राई करके बताएं कि इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर मैं करवाता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें मिल कितना रहा है। हमें मिल रहा है $13,000 और हमें रिटर्न कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो अब हमें देखना यह है कि क्या 10% रिटर्न कमाने के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। 13,000 1 प्लस 0.1 मिल कितने रहे, कब मिल रहे हैं, 1 साल के बाद। तो अगर हमें 1 साल के बाद $13,000 मिल रहे हैं और हमें 10% रिटर्न कमाना है तो हमें कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना आ रहा है आंसर, 13,000 इंटू 11,818 $। अगर हम चाहते हैं कि हम 10% कमाएं तो हमें $11,818 इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना फिर हम 10% नहीं कमा सकेंगे। ये बार बार ये जुमला रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा। आगे फिर जाके हम रट्टे ना लगाएं एनपीवी कैलकुलेशन में, हमें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं तो वो एक्चुअली हमें क्या बता रहा होता है। 11,818 में अगर आप 10% ऐड कर देंगे 11,818 का, तो इट विल एग्जैक्टली बी $13,000। आप करके देखना चाहें तो कर लें, इसका 10% निकालें और इसी में ऐड कर दें, तो इट विल बी 13,000। चूंकि राउंड ऑफ का थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट इट शुड बी $13,000। तो ये मिलाकर 13,000 बनेगा, और 1 साल के बाद चूंकि आपको $13,000 मिल रहे हैं तो आप आसानी से 11,818 भी पे कर देंगे और उसका 10% जो बनता है वो भी आप पे कर दोगे। अब इस 11,818 वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपसे अगला मांग कितना आ रहा है, $12,000। ऑब्वियसली अगर हम 11,818 से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो हम फिर अपना 10% रिटर्न कमा नहीं सकेंगे और हम अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे जो हमसे 10% रिटर्न मांग रहे हैं। सो वी won't invest in this project as the net present value of this project is negative, which shows that कि हमें जितना इन्वेस्ट करना चाहिए हमसे उससे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। तो अगर कभी आपसे कोई नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट मांगे कि यार 182 नेगेटिव एनपीवी है, इसको एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब है, तो आप ये नहीं बोलना कि नेगेटिव है, नुकसान हो रहा है इसलिए हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जितना रिटर्न हमें चाहिए टू सेटिस्फाई आवर इन्वेस्टर्स, उसके हिसाब से हमें जितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो मांगी जा रही है वो उसके मुकाबले में $182 ज्यादा है। अगर हम ये $182 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देंगे तो हम फिर अपना 10% रिटर्न नहीं कमा सकेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, सो here we go, we have another question। जरा इसको भी सॉल्व करें। बस इसमें फर्क ये है कि इधर जो कैश इनफ्लो मिल रहा है वो 3 साल के बाद मिल रहा है। सो ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। अब हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है $22,000। कितने अरसे के बाद मिल रहा है, 3 साल के बाद। और हमें रिटर्न कितना चाहिए, 8%। तो पहले तो हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑफ इनफ्लो। 22,000 into 1 plus 0.08 raised to the power -3। क्या आंसर आ रहा है इसका, $17,464। यानी अगर हमें 8% रिटर्न चाहिए तो हमें इस $22,000 के लिए, जो कि हमें 3 साल के बाद मिल रहे हैं, इन $22,000 के लिए हमें मैक्सिमम जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो
1464 करना चाहिए, क्योंकि अगर 1464 को 8% के हिसाब से कंपाउंड करते चले जाएंगे तो 3 साल के बाद ये 8% ऐड होने के बाद 22,000 बन जाएंगे। तो और जब हमें 22,000 मिल जाएंगे तो हमें लगेगा कि हमने हर साल 8% इंटरेस्ट कमा लिया है। सो 17464 हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मैक्सिमम। अब फॉर द सेम इन्वेस्टमेंट हमसे मांगी जा रही है $15,000 की इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें लगता है हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमें लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए उससे कम है। कितना कम है? $2464 अप्रोक्सीमेटली। सो जो कम मांगे जा रहे हैं तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। So we have a positive net present value. That's why we should accept this project. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. So now we have a different type of a question. We have a different type of a question where every year हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है. इससे पहले दो सवालों में लमसम मिल रहा था, एक में 1 साल के बाद लमसम मिल रहा था और एक में 3 साल के बाद एक साथ ही अमाउंट मिल रही थी। अब अगर ऐसा प्रोजेक्ट हो, जो कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हर साल कुछ ना कुछ आपको कैश मिल रहा होता है एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद, तो उस केस में हम कैसे पहले पता करेंगे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर कैसे एनपीवी निकालेंगे? जरा इसको आप लोग पहले ट्राई करें और फिर मैं करवाता हूँ। अच्छा, अब इसमें हर साल कैश मिल रहा है तो हमें बारी बारी करके देखना पड़ेगा कि हर कैश इनफ्लो के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे पहले साल के एंड पर $10,000 मिल रहे हैं, तो पहले ये देखते हैं कि इन $10,000 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। समझे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन 10,000 के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और निकालने का वही तरीका है 10,000। रिटर्न चाहिए हमें 10% और चूंकि ये कैश फ्लो 1 साल के बाद मिल रहा है तो -1। सो ये बताइएगा जरा इन $10,000 के लिए प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 9090 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद कम्स द नेक्स्ट वन। सेम तरीके से बस 10,000 की जगह 11,000 आ जाएगा। रिटर्न तो हमें वही चाहिए इसमें से भी, लेकिन पावर -2 हो जाएगी बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट इट आफ्टर 2 इयर्स। तो 2 साल, तो उसके बाद क्या आ रहा है आंसर? जरा सब लोग मुझे आंसर बता दें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये भी अप्रोक्सीमेटली 9090 है या जो भी है। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट वन b इज इक्वल टू 12,000 है। लास्ट वाले के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 9016। सो ये अब तीनों के लिए अलग अलग हमने निकाले, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट एक है, हमें एक साथ इन्वेस्ट करना है, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। और तीनों को ऐड करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपको इस प्रोजेक्ट की आज की वैल्यू बता रही है कि अगर आज आप इसके अंदर 27198 या 196 जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, वो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको आपका 10% जो एनुअल रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें $27196 इन्वेस्ट करेंगे तो। अच्छा, अब कितनी इन्वेस्टमेंट मांगी जा रही है वो इसमें से माइनस कर दें। मांगी जा रही है $25,000, जो कि कम है। सो हमें कितना सरप्लस मिल रहा है? $2196 का। सो हमारी हमारे हिसाब से जितना रिटर्न हमें कमाना है उसके हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट बनती है उससे कम मांगी जा रही है, लिहाजा हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। वी हैव गॉट अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मिली है। सही है। अच्छा, अब गनी ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया कि सर अगर सेकेंड ईयर में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे? वो फिर ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे
क्योंकि उसके लिए फिर हमें हर साल की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल उठाना पड़ेगा। जैसे सेकेंड ईयर का 11,000 है ना, तो हमने एक साथ इसको पावर 2 लगा दिए, तो फिर हमने इस साल के लिए, क्योंकि पहले साल वाले को तो इफेक्ट करेगा ही नहीं, दूसरी सेकेंड ईयर पे जो कैश फ्लो मिल रहा है इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी पावर -1 लेकर दूसरे साल का रेट यूज करना पड़ेगा, यानी जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी वैल्यू को जो आंसर आएगा उसको फिर एक साल पीछे लेके जाएंगे, लेकिन उस वक्त फिर हम 10% रखेंगे, और तीसरे वाले के लिए फिर इसी तरह लेके जाएंगे। लेकिन दैट्स अ वेरी रेयर केस, एग्जामिनर जो है नॉर्मली इस तरह की हरकत नहीं करता है। हाँ, यहाँ F9 में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें वो टेस्ट कर सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। हाँ हाँ, F9 के लेवल में उसके पास और बहुत कुछ है, तो आप टेंशन नहीं लो, उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। अच्छा, सो ये आ गया 2196, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट, ज़रा वो भी समझ लीजिए, जो कि आगे हमने बहुत सारा यूज़ करना है। देखिए, हमने ये कहा कि अगर हमें $10,000 एक साल के बाद मिलते हैं और हमें 10% रिटर्न चाहिए, तो आज उन $10,000 के लिए हमें 9090 इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अगर मैं आपको बोलूं यार $1 मिलेगा, तो कितना इन्वेस्ट करूं आज, नहीं, अगर आज से एक साल के बाद $1 मिलेगा तो आज कितना इन्वेस्ट करूं उस $1 के लिए, तो 10,000 की जगह मैं 1 लिख दूंगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, -1, तो 0.909 आ जाएगा। सो $1 के लिए आज कितना इन्वेस्ट करूं, 0.909। ये 0.909 कहलाता है आपका डिस्काउंट फैक्टर। बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1। $1 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट फैक्टर। तो अगर मुझे ये पता हो कि $1 के लिए 10% के हिसाब से 0.909 इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 10,000 के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको 10,000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको पावर -2 कर दूंगा, तो उस $1 की आज की वैल्यू आ जाएगी जो आज से 2 साल के बाद मिलेगा। 3 कर दूंगा तो 3 साल के बाद मिलने वाले $1 की आज कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आ जाएगी। सो अगर मैं इसको करता जाऊं तो मेरे पास आंसर आता है 0.909, 0.826 एंड 0.751। ये मुख्तलिफ सालों के 10% के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, ये 10% वाले हैं। अरे रेट चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो 11,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 9091 आएगा, 909 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9016 अप्रोक्सीमेटली, और सबको ऐड करूंगा तो वही 27196 आ जाएगा, और एंड में 2196 आ जाएगा। सो वी कैन यूज डिस्काउंट फैक्टर्स, और ये टेबल दी हुई होती एग्जाम में, तो हमें दोबारा से पूरा फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिंपली डिस्काउंट फैक्टर्स उठाने और हमने अपने कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी। असल जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्सेप्ट है कि प्रेजेंट वैल्यू कहते किसे हैं। सिर्फ रट्टे नहीं लगाने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू की इंटरप्रिटेशन हमें पता होगी तो हम हमेशा F9 के अंदर परफॉर्म कर सकेंगे, हम हर जगह इसको यूज कर सकेंगे, हम हर जगह इसका कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको एनालाइज कर सकेंगे, इसको इसकी बेस पे इवैल्यूएशन कर सकेंगे, इसको यूज कर सकेंगे, इसको इंटरप्रेट कर सकेंगे। सो बेसिकली 9090 अगर आज हम इन्वेस्ट करते हैं और इसके बदले हमें $10,000 आज से एक साल के बाद मिलते हैं, तो हमने 10% रिटर्न कमा लिया होगा। तो ये बिल्कुल एक रिवर्स कैलकुलेशन है, जरा गौर से देखिएगा। 9090 मैं आज इन्वेस्ट करता हूं, जहां से भी मैं ये पैसे लूंगा वो मुझसे 10% मांगेंगे, तो मैं चाहूंगा कि 9090 को जब मुझे 9090 के बदले एक साल के बाद कितना वापस करना है, इसका 10% एडिशनल वापस करना है, यानी 1.1 से मैं इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। 1.1 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा 10,000, ठीक है। और अगर मुझे ये 9090 नहीं पता हो और उसको मैं क्या सपोज कर लूं x,
कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, तो 1.1 इज इक्वल टू 10,000 ये आ जाएगा। तो मैं 1.1 को यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 9090 आंसर आ जाएगा x। तो ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये बेसिकली रिवर्सल है। जब आप ये करते हो, देखो गौर से देखना, जब आप 9090 को मल्टीप्लाई बाय 1.1 करके 10,000 निकालते हो, फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, तो ये प्रोसेस कहलाता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग है, ऐड कर रहे हो। बट जब ये वाली वैल्यू दी हुई हो और इससे यहां तक पहुंचना हो, ये वाली दी हुई है और इससे पीछे जाना, रिवर्स करना है, जो हमने यहाँ किया हुआ है। 10,000 दी हुई थी, 11,000 दी हुई थी, 12,000 दी हुई थी, हमें पीछे जाना था, तो हम जब रिवर्स करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो कंपाउंडिंग का जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग मीन्स आगे जाना, ऐड करना, इंटरेस्ट ऐड करते चले जाना आगे, और डिस्काउंटिंग का मतलब है उसमें माइनस करना और पीछे आ जाना। सो ये याद रखिएगा, कंपाउंडिंग मीन्स फ्यूचर वैल्यू निकालना, डिस्काउंटिंग मीन्स प्रेजेंट वैल्यू निकालना, रिवर्स। सर अगर नंबर एंट्री वाले क्वेश्चन में $1 या $2 आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा मसला, वो फिर मैं आगे बता दूंगा आपको कि जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे तो वहां पर आपको क्या करना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बाद में देखेंगे। सो आई होप आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग में फर्क समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें। सर वो जो आपने अभी बताया कंपाउंडिंग मीन्स सो 10% है और 10% के डिस्काउंट फैक्टर्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो सिंपली 0.909, 0.826 एंड 0.751 में डायरेक्टली पिक कर लेता हूँ। एंड जरा मुझे बारी बारी वैल्यूज बता देंगे आप। 15,000 इंटू 0.909, 13635. Next, 20,000 into 0.826, 16520, and 25,000 into 0.751, 18782, और इन सबको सम कर दें तो मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो आ जाएगा। So we should invest $48,930 if we really need a 10% return. But the value asked for is $45,000. So हमें ये investment $3930 जो है ना वो कम पे ये इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो हमें कर लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। दैट्स पॉजिटिव एनपीवी। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलें अब आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। सो फैक्टर्स 8% के हिसाब से आप मुझे बताएंगे पहले डिस्काउंट फैक्टर्स क्या क्या हैं। ईयर 1 का कैलकुलेट करके बताएं जरा मुझे डिस्काउंट फैक्टर क्या है। डिस्काउंट फैक्टर बताएं, प्रेजेंट वैल्यू तो बाद में देखेंगे। 0.925, ओके। फिर नेक्स्ट 1925 है, 926 है। .926, 0.857 and 0.793, 794 है। अच्छा राउंड ऑफ सही से किया करें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने की बारी है, बारी बारी। सो अगर $1 के लिए 0.926 इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर 8% रिटर्न चाहिए तो 25,000 के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा?
2 3, अच्छा जो एग्जैक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया वही बताएं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 25,000 इंटू 0.926 से एग्जैक्टली जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया वही बताएं। एक ही आंसर आएगा, तो इतने सारे नहीं आ सकते। 2 3 1, यार आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो 148 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाला 25,000 इंटू 0.857, अपने अपने आंसर ना बताएं, जो एग्जैक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही बताएं। 21425, ओके नेक्स्ट। वन 9850, अब तीनों को ऐड करते हैं। सिक्स 4 4 2 5 and final answer 4 4 2 5। ठीक है, सो ये आपके पास एनपीवी आ गई पॉजिटिव, देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तीनों साल में जो कैश इनफ्लो मिल रहा है वो सेम है, 25,000 25,000 25,000, एंड दिस इज कॉल्ड एन्युटी। जब आपको हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट मिलती रहे उसको हम कहते हैं एन्युटी। द गुड थिंग अबाउट एन्युटी इज कि ये एक शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो गौर से आपने देखना है, आज देख लीजिएगा। फिर ये चीज आगे जो है ना वो फिर आपको कभी भी तंग नहीं करेगी अगर आपने अभी इसको सही से समझ के जहन में बिठा लिया और पीछे से इसके जो तरीकेकार है उसको समझ लिया, आपने मैकेनिज्म समझ लिया। देखिए ये वैल्यू आई कैसे है, जरा गौर से देखिएगा। ये वैल्यू आई है 25,000 को 0.926 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें ऐड किया 25,000 इंटू 0.857, फिर उनमें उसमें ऐड किया 25,000 इंटू 0.794, राइट। सो अगर आप गौर से देखें तो तीनों जगह 25,000 कॉमन है, तो मैं 25,000 को एज अ कॉमन फिगर ले सकता हूँ। मैंने 25,000 एज अ कॉमन फिगर ले लिया, तो अंदर बचा क्या, 0.926, 0.857, 0.794। अगर मैं इन तीनों को पहले ऐड कर लूं फिर एक ही दफा 25,000 से मल्टीप्लाई करूं, मैथमेटिकली सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सो इन तीनों को जरा आप ऐड करें तो कितना आ रहा है, 2.577, और इसको मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं, 25,000 से। तो क्या आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा, 64425। ये जो 2.577 है ना, इसको हम कहते हैं एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर में और डिस्काउंट फैक्टर में फर्क समझ लीजिएगा। डिस्काउंट फैक्टर किसी एक साल के $1 की प्रेजेंट वैल्यू बताता है, किसी $1 के $1 वैल्यू बताता है, जबकि एन्युटी फैक्टर एक से ज्यादा, यानी एक डॉलर जो अगर आपको 3 साल तक मिले तो तीनों सालों के जो $1 है उन सब की कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू बताता है। इसलिए इसको कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं और इसको एन्युटी फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ डिस्काउंट फैक्टर्स का सम है। डिस्काउंट फैक्टर्स इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, वो इंडिविजुअल सम्स के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर आपको किसी भी एक सिंगल ईयर के कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो आप कभी भी एन्युटी फैक्टर यूज नहीं करेंगे, आप डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको मुस्तकिल 3 सालों में मिलने वाली अमाउंट की एक साथ वैल्यू निकालनी है तो फिर आप एन्युटी फैक्टर यूज करते हो, ये याद रखिएगा। सो फॉर्मूला एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने का है, जब भी आपके पास एन्युटी हो तो और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी हो, मेक श्योर कर लें कि हर साल अमाउंट सेम है और आप भी एक से ज्यादा सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो। इन दोनों बातों की श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। किसी सिंगल ईयर की निकालने जा रहे हो तो एन्युटी फैक्टर नहीं यूज करना। सो फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपको एन्युटी मिल रही है, यानी जो आपको हर साल अमाउंट मिल रही है, आप वो उठाएं और आप उसको उतने सालों के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें।
So NVT multiplied by NVT factor. अब आपको पता होना चाहिए हमने 25,000 कॉमन लिया था। अगर हर साल 25,000 ना मिलते तो मैं कॉमन नहीं ले सकता था, और जब कॉमन नहीं ले सकता था तो सम करने का फायदा ही नहीं था। ठीक है, सो द कैश फ्लोज शुड बी सेम, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, तभी मैंने आपको ये करवाया है, ताकि आपको हमेशा पता हो कि कॉमन ही नहीं है फिगर, यानी हर साल अमाउंट ही डिफरेंट है, तो फिर आप कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, फिर आपको अलग अलग ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, सो जी नासिर, डेफिनेटली एक साल से ज्यादा है तो ही कॉमन का वो आएगा ना। सो एनवीटी इंटू एनवीटी फैक्टर, आप डायरेक्टली एनवीटी उठाइए और उसको एनवीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका एक फॉर्मूला भी है एनवीटी फैक्टर का, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, वो भी हम ट्राई कर लेते हैं पहले। फॉर्मूला इज 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू द पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर। तो जरा ये भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं फॉर्मूले से एनवीटी फैक्टर 1 माइनस 1 प्लस आर, आर हमारे पास इस वक्त है 0.08, और हम 3 साल का एन्युटी फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो -3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 0.08 हो जाएगा। जरा आप लोग कैलकुलेटर पे मुझे इसका आंसर निकाल के दे दें, सब लोग करें, ताकि आप सबको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि फॉर्मूले से भी यही आंसर आता है। So it's 2.577, same answer approximately. मैं आप कुछ चीजों का ख्याल रखिएगा एनवीटी फैक्टर के लिए। पहली अजम्पशन कि अमाउंट सेम है, नंबर 1। दूसरी अजम्पशन कि अगर आपने -3 पुट किया है तो इसका मतलब है 1 से लेकर 3। अगर आपने -4 पुट किया तो वो 1 से 4 तक अज्यूम करता है। अगर आपने -5 पुट किया तो वो 1 से लेकर 5 तक अज्यूम करता है। यानी वो ये अज्यूम करता है कि जो कांस्टेंट अमाउंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको पहले साल मिलेगा, फिर दूसरे साल मिलेगी, फिर तीसरे साल अमाउंट मिलेगी, फिर चौथे साल मिलेगी, फिर पांचवें साल मिलेगी। तो स्टार्ट 1 से होगा और 5 तक चलेगा अगर 5 पावर पुट किया आपने, और बीच में कोई भी कैश फ्लो स्किप नहीं हो रहा, उसकी बेस पर, उसी अजम्पशन की बेस पर वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। अब कभी कभार ऐसा होता है हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का होता है जिसमें पहले साल से नहीं मिलता, दूसरे साल से मिलना शुरू हो जाता है। अब फॉर्मूले को थोड़ी ना पता है, तो फॉर्मूले में जब भी आप -5 पुट करोगे तो वो ये अज्यूम करेगा 1 से लेकर 5 तक आपको मिल रहा है और उसी का सम है ये। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिसमें पहले साल कुछ ना मिले या दूसरे साल कुछ ना मिले और तीसरे साल से मिलना शुरू हो, तो फिर हमें अपना जहन लगाकर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और वो जहन लगाने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे उम्मीद है, मैं भी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास भी दिमाग है और आप उसको यूज भी करना जानते हो और आपने यूज किया भी है। ये सारी मेरी अजम्पशंस हैं और अल्लाह करे कि आप लोग मेरी इन अजम्पशंस को सही साबित करें। ठीक है, सो मैं ये फाइल आपके साथ शेयर करूंगा गूगल क्लास पे, वहां से आप ये डाउनलोड करके, अब आपका होम असाइनमेंट क्या है, एग्जाम्पल 6 से लेकर 7, 8, 9, ये 9 तक आपने सारी एग्जाम्पल्स करनी है। 9 तक आपने सारी एग्जाम्पल्स घर पे करनी है। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक छोटी सी वीडियो परपेचुइटी के लिए शेयर करूंगा आपके साथ, और एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आईआरआर की। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम जो एनपीवी के फुल फ्लैज क्वेश्चंस होते हैं F9 में उनकी तरफ चलेंगे, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया दैट्स अ बेसिकली रिवीजन ऑफ योर F2 एंड MA2 टॉपिक। जो F9 का मामला है वो अब हमारे पास अगली क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस की शक्ल में आएगा वेडनेसडे को। बट वेडनेसडे से पहले पहले आप लोग F2 MA2 के जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि जो F2 लेवल की चीज़ है उसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा हो। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। सो मैं अपलोड करूंगा ये सारे क्वेश्चन 9 तक आप लोगों ने करने हैं।